हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी केमिकल चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि आप सबको पता है कि इस पर्टिकुलर चैनल के से मैं आपसे हर दिन इंटरेक्ट करने की कोशिश करता हूं और एक नए नए टॉपिक के साथ आपसे रूबरू होता हूं। तो आज मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है टिप्स टू चूज अ बेस्ट कॉलेज फॉर मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। चूंकि आप लोगों का गेट का रिजल्ट भी आ चुका है, अब आप लोगों की अगली कार्रवाई क्या चल रही होगी कि चलो अब बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लिया जाए, अपना मास्टर्स किया जाए। तो सभी जगह ये गूंज उठ रही होगी, आपके आस पड़ोस में आपके मम्मी पापा दीदी भाई दोस्त सब आपसे बोल रहे होंगे कहाँ एडमिशन लेगा, इस कॉलेज में लेगा कि उस कॉलेज में लेगा, अरे वो कॉलेज मत ले, इस कॉलेज में चल, उस कॉलेज में चल, उसका ये बढ़िया है, उसका वो बढ़िया है। मतलब 10 तरह की बातें आपके आसपास चल रही होगी। आप लिटिल बिट कंफ्यूज भी होंगे कि यार इसको ही लें कि उस वाले को लें, है ना। या फिर आप देखोगे कि मेरे दोस्त उधर जा रहे हैं तो मैं भी उसी में चला जाऊं। ऐसी बातें आपको आ रही होंगी। दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं कि किस कॉलेज को मैं फाइनली चूज करूं। तो देखो, कॉलेज को चूज करने की जब बात अब आ ही गई है तो आपको कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा। किन किन पॉइंट्स को, चलिए उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, पहली बात है एफिलिएशन एंड एक्रेडिशन ऑफ द कॉलेज। मतलब कि आपको इस चीज को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या आपका कॉलेज AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और UGC से एफिलेटेड है या फिर उसको वहां से एक्रेडिशन मिला है। देखो, ये एक बहुत ही जनरल बात हो गई है ना, या फिर आप कह सकते हो काफी मतलब फुल स्टॉक हो गया, क्योंकि ज्यादातर आज की डेट में कॉलेज जो है उनको एक्रेडिशन या एफिलिएशन मिला रहता है। बट मान लो कि 1% केस में आपने कहीं एक ऐसे कॉलेज में, देखो सबका स्कोर तो ऐसा नहीं है कि टॉप कर गए हैं, कुछ का ऐसा स्कोर आया होगा बाउंड्री पर, बट स्टिल दे आर थिंकिंग कि मुझको एडमिशन लेना है, तो उनको भी मैं पकड़ूंगा ना। तो अगर आप लोग ऐसा एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हो तो पहले आप देख लो कि जिस कॉलेज में, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो या किसी रीजनल कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हो, तो देख लो कि जो आप डिग्री लेने जा रहे हो, दैट मीन्स मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी करने जा रहे हो, वहां पर वो जो कोर्स है वो एक्रेडिटेड है कि नहीं है। मतलब उसको AICTE का अप्रूवल मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है। क्योंकि अगर नहीं मिला हुआ होगा, है ना, तो आपके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने पूरा समय, एक अच्छा खासा समय बर्बाद किया या क्या कहते दिया कॉलेज को सिलेक्शन में, फिर उसके बाद इस चीज को फाइंड आउट करने में कि इस पर्टिकुलर चीज में मेरे को स्पेशलाइजेशन करना है। देन उसके बाद आपने पैसा जमा किया, देन उसके बाद आपने 2 साल रिग्रेस मेहनत किया, एंड देन उसके बाद जब 2 साल खत्म होने को आ गया तो आपको पता चलता है कि आपकी डिग्री को क्या कहते हैं कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। आप मार्केट में लेके घूम रहे हो तो सामने से बोल रहे कि अरे आपका कॉलेज एफिलिएटेड नहीं था या एक्रेडिटेड नहीं था, तो हम आपकी डिग्री को नल एंड वॉइड या डाइल्यूट करते हैं। इस बात को समझ रहे हो? तो इस चीज को चेकआउट जरूर करिएगा। इन जनरल आज की डेट में सभी कॉलेज क्या कहते हैं एक्रेडिटेड या एफिलिएटेड होते हैं। उसका आपको सर्टिफिकेट भी कॉलेज की वेबसाइट पर मिल जाएगा, या अदरवाइज वो लोग खुद ही लिख देते हैं अपने वेबसाइट पर रनिंग में। ठीक है। नाउ सेकेंड थिंग इज लेबोरेटरीज एंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो देखो, आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या आती है स्टूडेंट्स के साथ। सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट कम्युनिटी के बीच है कि सर हमने क्या कहते हैं 4 साल की इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली, लेकिन हमारे लैब में क्या होता था हमें कोई आइडिया नहीं। मतलब हमें थ्योरेटिकल नॉलेज भी आधा पौना आता है और लैब का तो पूछिए ही मत। ये बहुत अच्छी मैं बात आपको क्या कहते हैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि अगर आप किसी इंजीनियरिंग स्टूडेंट के बच्चों को, है ना, IITs एंड IITs को एक बार को थोड़ा एग्जाम्पटेड कर देता हूं, फिर भी मैं दूसरे रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज के बच्चों को अगर मैं पकड़ता हूं और उनसे पूछता हूं कि जो तुमने फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में ये जो लैब एक्सपेरिमेंट किया था इसको कैसे कंडक्ट करते हैं बताओ, तो नहीं बताने की पोजीशन में होता है, या फिर बताएगा तो आधा पौना बताएगा या नहीं बता पाएगा, क्लियरली नहीं बता पाएगा। उसका
एक क्लियर क्या कहते हैं आप कह सकते हो विजन आपके सामने नहीं आ पाएगा कि उसने कैसे किया था। दूसरी चीज कि सर ये तो भूलने वाली चीज है, हाँ भूलने वाली चीज है तो ठीक है, लेकिन आपने वो चीज को पढ़ा है ना, वो आपका कोर्स का पार्ट था ना, तो वो तो आपको अच्छे से आना चाहिए था। चलिए, बहुत सारी जगह स्टूडेंट की ये भी शिकायत होती है कि सर हमारे यहाँ तो करवाए नहीं, हमारे यहाँ फैसिलिटी नहीं थी, या तो लैब की फैसिलिटी प्रॉपर नहीं थी, या फिर लैब में कोई असिस्टेंट नहीं था जो हमको गाइड कर सके कि इस तरह से एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो अब आप क्या करने जा रहे हो, इसी चीज को क्या कहते हैं रेक्टिफाई करने जा रहे हो ना मास्टर्स में, क्योंकि मास्टर्स में आपको बेहतर पता है कि अगर मैं किसी कॉलेज को चूज कर रहा हूं तो मैं इस चीज को जरूर देखूंगा कि वहां का लेबोरेटरीज और इंस्ट्रूमेंटेशन बेहतर है कि नहीं। क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे डिसिप्लिन हैं इंजीनियरिंग के जहां पर सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं चलती है, आपको एक्सपेरिमेंटल एक्सपोजर भी चाहिए। और बात करूं एक्सपेरिमेंटल एक्सपोजर की तो दोनों तरह के, फिजिकल एक्सपेरिमेंटल एक्सपोजर भी चाहिए और आपको डिजिटल एक्सपेरिमेंटल एक्सपोजर, मतलब सॉफ्टवेयर बेसिस भी आपको स्किल आना चाहिए या सॉफ्टवेयर स्किल भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो अगर इन सब चीजों की आपने गलती करी बीटेक में और अगर आपने एमटेक में इस चीज को ध्यान नहीं दिया, अगेन आपने ऐसा कोई चूज कर लिया कॉलेज जहां पर लेबोरेटरी फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो फिर वो वही बात हो जाएगी ढाल के पात वाली बात कि पहले भी कुछ नहीं आता था अभी भी कुछ नहीं आता। नाउ इंटर्नशिप एंड जॉब अपॉर्चुनिटी, तो डेफिनेटली आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे होते हो तो आपका एक यही इच्छा होती है, तमन्ना होती है कि मेरा वहां से एक अच्छा प्लेसमेंट हो जाए। आज की डेट में स्टूडेंट का यही क्वेश्चन है कि सर मैं आईआईटीज में जाऊं, एनआईटीज में जाऊं तो मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका अपने प्रीवियस कॉलेज में या तो अच्छा प्लेसमेंट नहीं हुआ है या हुआ ही नहीं है, दो बात हुई है। तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि चलिए मेरा गेट स्कोर बहुत अच्छा आ गया, मुझको आईआईटीज एनआईटीज या अच्छे रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज मिल रहे हैं तो क्या मैं उसमें जाऊं। तो आप इस चीज को जरूर चेक करिए कि अभी वहां प्लेसमेंट सिनेरियो कैसा चल रहा है। मतलब लास्ट 2 इयर्स 3 इयर्स में से अगर आप देखेंगे डेटा को उठाकर, सब कुछ आपको इंटरनेट पर उसकी वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो आप उस चीज को क्या कहते हैं देखिए, उसकी स्क्रूटनी करिए और समझने की कोशिश करिए कि क्या जो भी आप डिसिप्लिन आपका है उसमें जो उसमें भी आप स्पेशलाइजेशन करने जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग कंपनी विजिट है कि नहीं। अगर नहीं है तो थोड़ा अपना माइंड चेंज करिए, किसी और कॉलेज को चूज करना शुरू कर दीजिए। अगर है तो फिर मतलब एक सर्टेन परसेंटेज तक स्टूडेंट का क्या कहते हैं कैंपस प्लेसमेंट वहां से हो रहा है तो डेफिनेटली आप वहां पे एनरोल करवाइए। अपडेट करिकुलम, हाँ ये एक काफी इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है, क्योंकि क्या है आज की डेट में ये बात कई बार मार्केट में आ चुकी है कि हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो पढ़ाया जा रहा है दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द मार्केट, है ना, दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इंडस्ट्री। तो आपको इस चीज पर ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी आप स्पेशलाइजेशन करने जा रहे हैं या मास्टर्स में जो भी आपका क्या कहते हैं वर्क रहेगा वो क्या कहते हैं आने वाले समय के लिए फ्रूटफुल रहेगा कि नहीं। मतलब आपने किसी ऐसी चीज में स्पेशलाइजेशन कर लिया जहां आप 2 साल बाद जब आप बाहर निकलते हो, 2022 में आपने एनरोलमेंट लिया, 2024 में आप बाहर निकलते हो और आप देखते हो कि अरे इसके रिगार्डिंग कोई जॉब अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, तो फिर क्या करोगे। तो इस चीज पर आपको सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज अपडेटेड करिकुलम में इस चीज को भी मैं फोकस करूंगा कि क्या होता है कि बहुत बार ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या इंस्टीट्यूशंस के अंदर पुराना ही सिलेबस चल रहा होता है, मतलब बहुत समय से वो अपडेट नहीं हुआ होता है। अब जब वो अपडेट नहीं हुआ आता है तो आपकी तो मजबूरी हो जाती है उसको पढ़ना, है ना। उनका क्या है, वो तो आपको से पैसा ले लिया, अब आपकी मजबूरी है उसको पढ़ना। लेकिन जब आप उसको बाहर आते हो और वो आपके रियल टाइम की रिक्वायरमेंट से मैच नहीं कर पाता है तो आप फिर ठगा महसूस करोगे। तो इस चीज को भी देख लो कि जिस भी प्रोग्राम में आप एनरोल करवाने जा रहे हो या जिस भी डिसिप्लिन में लेने जा रहे हो, क्या पहले वो मार्केट की नीड है। दूसरी चीज, क्या उसका अपडेटेड सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि बाबा आदम के जमाने का सिलेबस आपको दिया जा रहा है और आप बाहर आए तो फिर पता चल रहा है अरे यार ये तो आउटडेटेड चीज मैंने पढ़ा। मतलब अगर आपने क्या कहते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज नहीं पढ़ी या लेटेस्ट सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ा उस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में, तो देयर इज नो सेंस ऑफ योर मास्टर्स डिग्री। Okay, not no sense, there is no meaning of your master degree. Now research activities, अगर इस टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली बेटा देखो क्या होता है मास्टर्स प्रोग्राम बेसिकली क्या है, आपने क्या कहते हैं वहां जाकर अपने नॉलेज को एनहेंस करना है, एक किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर आपको एक्सपर्टाइज हासिल करना है। और ये चीज कैसे आएगी, ये चीज आएगी थ्रू द रिसर्च एक्टिविटीज। नाउ ये चीज अगर आनी आपको होती, पहले ही आनी होती, दैट मींस आपको अंडर ग्रेड में ही अगर ये चीज एक्वायर कर ली होते तो आपको
सोचना नहीं पड़ता मास्टर्स प्रोग्राम का, लेकिन वहां पॉसिबल नहीं है। मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि मोटी मोटी किताबें पढ़ लो फॉरेन राइटर्स की और इंडियन राइटर्स की, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज होगी, लेकिन आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर तो रह गया। मतलब आपने कोई रिसर्च एक्टिविटी तो करके देखी नहीं, तो अब आप तो लैग करोगे ही करोगे। तो आपको देखना पड़ेगा कि जिस भी चीज में आप एनरोलमेंट ले रहे हो उसके रिगार्डिंग वहां पर क्या कहते हैं रिसर्च एक्टिविटीज हो रही हैं, जैसे कि वहां पर पेपर प्रेजेंटेशन का काम होता है कि नहीं, मतलब स्टूडेंट वगैरह वहां पर एंथुसियाज्म शो करते हैं पेपर प्रेजेंटेशन के लिए, सेमिनार्स के लिए, ये सब चीजें हो रही हैं कि नहीं, क्योंकि ये चीज आपको भी मोटिवेट करेगी कि अरे यार क्या कहते हैं चलो मेरे को भी क्या कहते हैं थर्ड सेमेस्टर में जाकर एक पेपर प्रेजेंटेशन करना है या कोई सेमिनार करना है, अटेंड करना है, ऐसी बातें आपके भी दिमाग में आएगी। तो अल्टीमेटली ये क्या करेगा, आपकी स्किल को ऑन करेगा, आपकी मोरल को बूस्ट करेगा कि मैं अपने लाइफ में बेहतर कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये रिसर्च एक्टिविटीज को भी देखना। इसके साथ रिसर्च एक्टिविटी में एक पॉइंट और भी जोड़ दूंगा कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या आपका डिपार्टमेंट इस तरह की एक्टिविटीज को करवाता है कि नहीं, मतलब सेमिनार, पेपर प्रेजेंटेशन या दूसरे एक तरह से फेयर टाइप का है ना, कैम्पकॉन टाइप का चीजें करवाता है कि नहीं। ठीक है ना, एकेडमिक सपोर्ट, ये काफी मतलब एक ऐसा कंट्रोवर्शियल पॉइंट मैं आज ले आया हूं जिस पे मैं बोलने से हमेशा बचता रहता हूं, क्योंकि मैं भी इससे क्या कहते हैं कुछ लोग परेशान भी हो सकते हैं या फिर नाराज भी हो सकते हैं या फिर मुझे ही गलत ठहरा सकते हैं। ठीक है, तो पहले ही मैं इसके लिए आई बैक पार्डन फॉर दिस, लेकिन बात ही है, ये फैक्ट है कि बहुत बार स्टूडेंट के साथ ये क्या कहते हैं आप कह सकते हो गलत होता है कि वो जब एक अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं दे आर एक्सपेक्टिंग कि क्या कहते हैं वहां जाने के बाद उनको कोप अप किया जाएगा और उनकी नॉलेज को एनहांस किया जाएगा, सब कुछ इजीली होगा है ना, इजीली उनके साथ हो जाएगा, मतलब उनको इजीली सब कुछ जो चीजों की लैगिंग हो रही थी, जो चीज वो नहीं एक्वायर कर पाए थे अपने बीटेक में, वो अपने मास्टर्स में कर लेंगे। तो इस तरह का अगर आपको क्या कहते हैं असिस्टेंट नहीं मिलता है, इस तरह का आपको असिस्टेंट नहीं मिलता है, तो आप कहीं ना कहीं डिप्रेस होते हो कि यार मेरा बीटेक में भी मेरी वही गत हुई, अब वही गत मेरी एमटेक में भी हो रही है ना। तो कहीं ना कहीं इसके लिए जो जिम्मेदार चीज होते हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले लोग होते हैं। आप समझ सकते हो मैं किन की तरफ बोल रहा हूँ, मैं वर्ड नहीं यूज करूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, एकेडमिक सपोर्ट हर जगह ऐसा नहीं रहता है, ये हमेशा आप ऑल ओवर इंडिया देखोगे तो ये कौन सा स्टेट में है, दैट मीन सो कंडीशन में है। कहीं आपको बहुत अच्छी गाइडेंस देने के लिए लोग बैठे हैं, कहीं आपको एक एवरेज या मीडियम लेवल तक गाइडेंस देने के लिए बैठे हैं। हो सकता है कि कहीं पर आपको क्या कहते हैं बिल्कुल आपके साथ निष्ठुर व्यवहार किया जाए, अच्छा गाइडेंस आपको ना मिले। तो इन सब चीजों को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो मास्टर्स करना दैट मीन अल्टीमेटली डिसर्टेशन करना, साल भर का डिसर्टेशन। और वहां अगर आपको क्या कहते हैं किसी भी प्रकार का बेहतर असिस्टेंटशिप नहीं मिला, मतलब असिस्टेंट मतलब एक गाइडेंस नहीं मिला, मेंटरशिप नहीं मिला, तो आपकी बहुत बुरी स्थिति हो जानी है एक साल में। स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जहां पे एनरोलमेंट कराने जा रहे हैं क्या वाकई में वहां पर अच्छे खासे संख्या में फैकल्टीज हैं उन सब्जेक्ट्स को लेने के लिए, है ना। पता चला एडमिशन ले लिया, वहां पर क्या कहते हैं उस सब्जेक्ट की फैकल्टी ही नहीं है, या फिर क्या कहते हैं कम फैकल्टीज हैं, स्टूडेंट ज्यादा हैं, अब क्या कहते हैं आपकी क्वेरीज को लेने के लिए वहां पर कोई नहीं है, तो क्या करोगे, तो ये भी एक समस्या हो जाती है। तो ये सब चीजें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है किसके ऊपर, वेबसाइट के ऊपर। आप जाओगे किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन के वेबसाइट्स पर, आईआईटीज की अगर मैं बात करूं तो वहां जाओ, डिपार्टमेंट में जाओ, पीपल्स सेक्शन में जाओ, फैकल्टीज में जाओ, पूरी लिस्ट सामने आ जाती है कि भैया ये पढ़ाते हैं, इनका इसमें एक्सपर्टाइजेशन है, इतना उनका पेपर वर्क है, ये है, दुनिया भर की बातें सारी आ जाती हैं। एक्सचेंज प्रोग्राम से मेरा मतलब है स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। इसको लिखने में थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई, यहाँ पर एक्सचेंज प्रोग्राम का मतलब है मेरा स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, है ना, स्टॉक एक्सचेंज वाला नहीं है मेरा टर्म, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। आईआईटीज एनआईटीज में अगर आपको एनरोलमेंट होता है तो आपको थोड़ा सा इस पर सोचना चाहिए। आप अगर एक अच्छा सीजीपीए मेंटेन कर लेते हो तो मतलब अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा, एक्सेप्शनली इतना अच्छा कि आपको वो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट से अलग करता है ना, भीड़ से अलग करने वाला अगर आप काम करते हो, है ना, तभी आपकी कद्र है। तो अगर वहां पर जाने के बाद अगर आप बहुत बढ़िया करते हो, 9 पॉइंटर 10 पॉइंटर अगर मेंटेन करते हो अगले 2 सेमेस्टर तक, तो आईआईटीज एनआईटीज में आपको ये देखने को मिलता है कि उनका एक
स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है, जिसमें कि अगर आप डिसर्टेशन के लिए फॉरेन इंस्टीट्यूशंस में भी जा सकते हो, या फिर क्या कहते हैं दूसरे आईआईटीज के साथ के प्रोफेसर के गाइडेंस में भी अपना काम कर सकते हो। इसका फायदा क्या होता है? इसका एक यही फायदा होता है कि आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है। जैसे कि अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज में आपको जाने का मौका मिल गया तो आपको एक इंटरनेशनल या ग्लोबल एक्सपोजर मिल गया। आपको ना केवल अपने प्लेस का वर्किंग कल्चर पता चल गया, मतलब कि आपने जहां एनरोलमेंट लिया है वहां का आपको सिस्टम समझ में आ गया। 6 महीने आप दूसरी जगह पे चले गए, दूसरी यूनिवर्सिटी में चले गए, चाहे इंडिया में ही चाहिए बाहर के किसी देश में, तो वहां पर भी आपको क्या फायदा हुआ कि आप उनके भी वर्किंग कल्चर को समझ गए। दैट मीन्स आपने तो क्या कहते हैं एक हाथ मतलब बोलते हैं ना, एक तीर से दो शिकार वाला काम कर लिया, वो कर लिया। अब इससे क्या फायदा हुआ कि इन फ्यूचर अगर आप सोच रहे हैं कि चलो मैं अब अपना हायर एजुकेशन करूं या कुछ अपना मतलब हायर एजुकेशन की बात करते हैं, हायर एजुकेशन करूं, तो डेफिनेटली यहाँ का कल्चर समझ में आ गया। आप चाहो तो यहाँ से अपना हायर एजुकेशन फर्दर कर सकते हो या फिर बाहर जा सकते हो, क्योंकि दोनों जगह की क्या कहते हैं, दोनों जगह की यूनिट में लोग अब आपको जानने लगे हैं, तो इसका आप कहीं ना कहीं इस चीज को इनकैश कर सकते हो। इसके बाद का क्या पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं। ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी, हाँ इस चीज पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि क्या कहते हैं खाली पढ़ाई से क्या कहते हैं कंप्लीट डेवलपमेंट की बात नहीं की जा सकती। आपको देखना चाहिए कि वहां पर हॉस्पिटल फैसिलिटीज कैसी है, अच्छी है, अपग्रेडेड हॉस्टल्स हैं कि नहीं, इंटरनेट फैसिलिटीज वगैरह मेरे हॉस्टल में अच्छी है कि नहीं, लाइटिंग फैसिलिटी, बिल्डिंग बाबा आदम के जमाने की है क्या कि नई इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब चीजों पर आपको ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज है कि मेस फैसिलिटी कैसी है, और फिर उसके बाद अलग फैसिलिटी जैसे कि बैंकिंग फैसिलिटी, दैट मींस एटीएम वगैरह वहां पर कैंपस के प्रेमाइसेस में ही है कि नहीं है, हॉस्पिटल फैसिलिटीज है कि नहीं है, या फिर दूसरे चीजें भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, लाइक हॉबी क्लासेस वगैरह या फिर कुछ स्किल डेवलपमेंट क्लासेस वगैरह वहां पर है कि नहीं है। इन सब चीजों पर भी आपको सोचना चाहिए, क्योंकि आप होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हो। अगर आप आईआईटीज, एनआईटीज या किसी प्रीमियम इंस्टीट्यूशन में या फिर अपने मास्टर्स में जाकर अपने 2 साल में अगर आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो फिर आपका क्या कहते हैं एब्सेंस, आपका जो ग्रेजुएशन हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, वो मीनिंगलेस हो जाएगा। क्योंकि देखो पढ़ाई का ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता है कि आपको क्या कहते हैं टू मेक यू गुड इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, है ना, उसका सेंस कभी ये नहीं रहा। पढ़ाई का ऑब्जेक्टिव कभी ये नहीं रहा है कि आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का गॉड बना दिया जाए या महारथी बना दिया जाए। उसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी रहता है कि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाए। अब वो चाहे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के टर्म में देखने को मिले, चाहे आपके क्या कहते हैं एजुकेशनल के डेवलपमेंट के टर्म में देखे, होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर या दूसरी फैसिलिटीज एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है तो उस हिसाब से एक अच्छा डेवलपमेंट होता है। एग्जांपल लेने के लिए आप देख लो कि अगर एक पौधे को आपने क्या कहते हैं लगाया है धूप में और एक पौधे को आपने लगाया है छाया में, है ना, तो अभी जैसे मार्च का महीना आ गया, हल्की तेज गर्मी पड़ने लगी अभी से ही, आपने 2 पौधे लगाने के देखना, एक को धूप में लगाना, एक छाया में रखना, और क्या कहते हैं 2 दिन तक पानी मत देना, 2 दिन तक, क्योंकि सेम कंडीशंस पर, आइडियल कंडीशंस पे बात करो, दोनों को पानी मत देना 2 दिन तक, तो आप देखोगे जो धूप वाला होगा मुरझा गया होगा या होगा जल के खत्म भी हो गया होगा, जबकि छाया वाला होगा तब भी सर्वाइव कर रहा होगा। तो मतलब उसको एक बेहतर फैसिलिटी मिली थी, उसको शेड मिला था, छाया मिला था, इसलिए वो सर्वाइव कर गया। उसी तरह से आपको भी देखना पड़ेगा कि वहां पर फैसिलिटीज अगर अच्छी होगी तो वो कहीं ना कहीं आपको ही डेवलपमेंट, आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट में आपको हेल्प करेगी। तो कंक्लूजन में बस इतना ही बोलूंगा कि ये सारे पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि भाई आपका पैसा लग रहा है, समय लग रहा है, आपका तन लग रहा है, मन धन सब कुछ लग रहा है, तो भाई आपको इन सब चीजों पॉइंट को ध्यान रखना ही चाहिए। नहीं रखोगे तो फिर अल्टीमेटली यही होगा कि क्या कहते हैं सर लॉस हो गया। हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स क्या कहते हैं उसके साथ आप एग्री नहीं कर सकते हो, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि चल सर ठीक है ये 2 पॉइंट 2-4 पॉइंट छोड़ दीजिए, इतना तो चलता है, तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, फिर मिलेंगे एक नए सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी करते रहिए कि 2023 की। ऑल द वेरी बेस्ट।